जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं करेंगे और देखो एक नज़र डालते हैं यहाँ पे उन सभी दोस्तों के लिए जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, अपने छोटे भाई को प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे एमडी अरमान भाई ये दिल बना के भेज रहे हैं, तो भाई आपको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे पिंकी कुमारी सर जी आप बहुत ऊपर जाएंगे बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे सरस्वती माँ विराजमान हो और जो भी कान मेरी आवाज़ को सुन रहा है आप सभी का इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और यहाँ पे देखो सीमा चौधरी भी कह रही हैं कि आपका कंडीशन मेरे जैसा है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो भाई बिल्कुल देखो, अब मैं आपको एक सच्चाई बता दूँ जिससे कि जितने भी वर्दी के लिए या आर्मी के लिए तैयारी करते हैं उसमें मैं आपको बताऊं 90% ऐसा होता है कि जो सामान्य घर से आते हैं, जैसे कि हम और आप। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त। और हम अपनी कहते हैं ना कि गरीबी में पैदा होना पाप नहीं है, गरीबी में मरना पाप है। तो हम अपनी गरीबी को दूर करेंगे मिलके और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे और पूरा 100% देंगे। देखो यहाँ पे पहले ही प्रश्न हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। देखो आरपीएफ कांस्टेबल का ही तो पेपर देने जा रहे हैं, अब हमें यहाँ पे आरपीएफ के प्रमुख बताना है कि किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब जो है वो क्या होना चाहिए। तो दोस्त हमारे यहाँ पे सही जवाब मनोज यादव हो जाएगा, श्री मनोज यादव, ऑप्शन ए हो जाएगा। कब नियुक्त किया गया, हो सकता है कि एसआई में आपसे पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताएंगे 9/11/2023। क्या बताएंगे 9/11/2023। ठीक है, तो 9/11/2023 को इन्हें नियुक्त किया गया, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था। योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी जीडी में भी पूछा जा चुका है, आरपीएफ में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या बताएंगे, पतंजलि जी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, पतंजलि जी। तो आप ऐसे याद रखिए। देखो बाबा रामदेव जी क्या कराते हैं, योग कराते हैं और उनका वो क्या नाम है, उनका जो भी आइटम मार्केट में आता है पतंजलि के नाम से जानते हैं ना। तो याद रखना कि योग का जो योग सूत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया था, पतंजलि के द्वारा। अब देखो यहाँ पे बाणभट्ट भी दे रखा है, बाणभट्ट ध्यान रखना है आपको। ये इन्होंने हर्षचरित की रचना की थी, हर्षचरित की। तो देखो हर्षचरित की रचना की थी, तो आप याद रखना हर्ष वर्धन के काल में ये थे और हर्षचरित की इन्होंने जीवनी लिखी थी, हर्षचरित की रचना की थी। देखो यहाँ पे वाल्मीकि जी से याद रखना, इन्होंने रामायण लिखी थी। क्या लिखा था, रामायण को लिखा था। तो ये भी आप याद रखना है दोस्त। और देखो ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट जरूर कर लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है लावड़ी कहाँ की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। लावड़ी जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे इसका सही जवाब। देखो आपकी नृत्य शैली, लोक नृत्य, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो लोक नृत्य शैली है लावड़ी, ये आपका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि भैया कर्नाटक से क्या पूछा जा सकता है, तो याद रखना यक्षगान। यक्षगान जो है ये कर्नाटक से संबंधित है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है। कई मतलब एसएससी जीडी आप किसी भी पेपर में देख लो, ज़्यादातर आपसे यक्षगान पूछा जाता है। देखो यहाँ पे राजस्थान से आप याद रखना, राजस्थान से आपका घूमर हो जाएगा, घूमर। तो घूमर जो है ये राजस्थान से संबंधित है। और चलते हैं गरबा आता है, गरबा कहाँ से, गुजरात से संबंधित है ना। कथक आपका उत्तर प्रदेश से, कथकली आपका केरल से हो जाएगा, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी को एक बार रिवाइज कर लें और देख लें। देखो यहाँ पे दिया गया है मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है। मैटूर बांध, देखो मैटूर बांध आपको बताना है, तो मैटूर बांध जो है ये आपकी कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो कावेरी नदी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो इसको कब बनाया गया था, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि मैटूर बांध जो कावेरी नदी पर है इसे कब बनाया गया था। तो आप क्या बताएंगे, तो आप याद रखना दोस्त, आपका सही जवाब 1934 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1934 हो जाएगा। और अब मेन मुद्दे की बात यह है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर 1934 में बनाया गया था, ये कौन से राज्य में है। तो आप क्या बताएंगे, बताइए। तो आपका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त,
महाराष्ट्र हो जाएगा। तो देखो मेरे साथ बैठा करो, तो पेन कॉपी लेके बैठा करो और सभी को नोट किया करो, याद आपको ये तभी हो पाएंगे। देखो महानदी पर आपका कौन सा बांध बनाया गया, कल की क्लास में मैंने बताया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखना पीयूष ग्रंथि, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? देखो 2024 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स याद रखना, ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा पेपर के अंदर। अब यहाँ पे आपको 2024 और 2023 का भी बताना है, 2024 और 2023 का भी बताना है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में भारत को 159वां स्थान मिला है। ये आपका 2024 मतलब ऑप्शन का जवाब क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2023 में जो था वो 61 था, कितना था? 61 था। तो ये 161, माफ़ी चाहते हैं, 2023 में 161 था। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इसमें कुल कितने देश भाग लेते हैं? तो कुल 180 देश भाग लेते हैं। कुल जो देशों की संख्या है वो कितनी है? 180। तो ये भी देखो याद रखना है, ठीक है। कुल देश 180, भारत की 2023 में रैंकिंग थी 161, 2024 में 159 है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? आर डायर ने ओ डायर को आदेश दिया था और इसे फिर हमारे ऊधम सिंह जी ने गोली मार दी थी। कहाँ जाके मारा था? आप फटाफट बताइएगा, आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने लंदन में जाके मारा था। और ये देखो इसे क्यों? क्योंकि इसने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, वहाँ उस टाइम जो जनरल डायर था वो यही था और इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था और इसे ही फिर हमारे ऊधम सिंह जी ने लंदन में जाके गोली से मार दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन है वो किस योजना के तहत हुआ था, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? आपका सही जवाब होना चाहिए माउंटबेटन योजना, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और देखो यहाँ पे रेड क्लिफ जो देख रहे हो ना, ये रेड क्लिफ जो है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो वो आपकी रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ। और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच में है। और देखो डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है। और देखो यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि श्वेत क्रांति से संबंधित था, दूध से संबंधित था, दूध को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ये सब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, तो इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे पूछा गया है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? देखो स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी जी को आप क्या करेंगे? टिक कर देंगे और ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पहला पूछा जाएगा गवर्नर जनरल तो वो था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ये पहला गवर्नर जनरल था। और ये देखो मैं आपको बताऊं ये कब बना था, तो वो भी याद रखना, ये बना था 1833 में। कब बना था? 1833 में बना था। तो ये भी आप देखो याद रखना है। और देखो अब एक प्रश्न पूछता हूं कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखो यहाँ पे भारतीय बात होगी तो सी राजगोपालाचारी जी लगाओगे, लेकिन पहला अगर भारतीय नहीं पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे? और यही आपके ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये नारे देखो इंपॉर्टेंट हैं, करो या मरो का नारा, और दिल्ली चलो का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तो यहाँ पे देखो ये जो नारा है, अगर इन ऑप्शन में बात करेंगे जो हमारे पेपर में आएंगे उसमें से आपको क्या सही जवाब लगाएंगे, तो वहाँ पे तो आपको भगत सिंह जी लगा देना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो यहाँ पे मौलाना हसरत मोहानी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे पहले इन्होंने दिया था, ठीक है। कब? 1921 में। कब दिया था? 1921 में दिया था, ये भी याद रखना।
और फिर इस नारे को हमारे भगत सिंह जी ने बोला और ये फेमस हुआ नारा कि इंकलाब जिंदाबाद। और इसलिए इस ऑप्शन का जवाब इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भगत सिंह जी। लेकिन अगर जो पहले की बात करेंगे तो याद रखना मौलाना हसरत मोहानी 1921 में दिया गया था। ये SI वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया गया है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे, तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 1915। अब 1915 जनवरी या फरवरी भैया, तो यहाँ पे आपका 9 जनवरी हो जाएगा, 9 जनवरी हो जाएगा। और देखो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है जो आपको बताना मैं सोच रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, ये मुझे लग रहा है, तो आप याद रखना पूछा जाएगा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो हम तुरंत बता देंगे 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? पहली बार जब जनगण मन जो है ये हमारा राष्ट्रीय गान कब गाया गया था, तो अब आप बताएंगे कहाँ पर गाया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब आपका कोलकाता हो जाएगा। कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। लेकिन मैं प्रश्न पढ़ते टाइम ये बोल गया था कि कब गाया गया था, तो देखो जब मैंने ये बता दिया है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कब गाया गया था। तो याद रखना, देखो नोट कर लो दोस्त, ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप इसका सही जवाब करिएगा। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये आपका सही जवाब संजना संघानी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो भैया हमारा बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। झंडा गीत किसने लिखा? देखो अभी मैंने आपको राष्ट्रीय गान बताया था, तो राष्ट्रीय गान हमारा किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। झंडा गीत किसने लिखा है, तो श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो ये आप याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। और अगर मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा बस घुमा के पूछ दूं कि हमारा झंडा गीत कौन सा है, तो अब आप क्या बताएंगे, बताओ अब आप क्या बताएंगे। तो याद रखना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सुना होगा आपने। और इसे देखो कब अपनाया गया था, तो ये भी याद रखना, ये कब अपनाया गया था, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो आप बता देना 1938 में अपनाया गया था। कब? 1938 में। तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद, और कब अपनाया गया था, 1938 में अपनाया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग, तो ये देखो एसआई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब करिएगा फटाफट। सैंडलर आयोग जो है इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए शिक्षा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से बिल्कुल हमारा सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो ये देखो आपकी रचनाएं, उनसे संबंधित लोग, बुक राइटर, ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। इनकी और भी रचनाएं हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए और नोट भी कर लेना। एक तो हो जाएगी गोदान, एक तो आपकी गोदान हो जाएगी, एक आपका गबन हो जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट हैं, गोदान, गबन, प्रेम पच्चीसी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो शरत चट्टोपाध्याय जी का नाम दिया गया है, तो इनसे भी एक रचना इनकी याद रखना, देवदास। कौन सी थी? देवदास। तो देवदास ये भी आप याद रखेंगे। और तुलसीदास जी से आप क्या याद रखेंगे? तो इन्होंने क्या लिखा था? रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने की थी, और रामायण की वाल्मीकि जी ने की थी। तो ये आप देखो याद रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और खास तौर पे एसआई वाले भाई मेरे जितने भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए जरूर है, इसे आप नोट करिएगा। बाल गंगाधर तिलक।
बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और इन्होंने इसकी मांग की कब थी, हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो आपका सही जवाब होना चाहिए 1895। क्या बताएंगे भैया, 1895। अब देखो 1895, एक मिनट मैं 56 लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। 1895 में इन्होंने सर्वप्रथम मांग की थी। और 1896 में क्या हुआ था, तो ये भी याद रखना, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी कहाँ पर, एथेंस में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये RRB में पूछा भी जा चुका है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन ए। देखो जूनागढ़, कश्मीर और आपका मैसूर, इन लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था, और सिर्फ हैदराबाद ऐसा था, इन्होंने भाग नहीं लिया था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और रोज मैं 17 क्वेश्चन पे कहता हूँ, आज 19 क्वेश्चन पे बता रहा हूँ कि हो सकता है मेरी जवान पे सरस्वती माँ विराजमान हो, और जितने भी दोस्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी को इस बार 100% वर्दी मिल जाएगी। इस बार आपको 100% वर्दी मिल जाएगी। और आप भी एक बार सपोर्ट करने के लिए अपने छोटे भाई को, देखो एक दोस्त ने मुझे कल कमेंट किया था कि नहीं आप मेरे बड़े भाई हैं, तो ठीक है भाई, मैं स्वीकार करता हूं, और इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतनी सलाह देता हूं कि आप जितने भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार लिख जरूर लेना। आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आपके बड़े भाई ने आपको बिल्कुल सही रास्ता बताया था, जिससे कि आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, आपको बहुत सपोर्ट है, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट और बनाए रखें। एक बार लाइक कर देना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं अपने 19 नंबर पे। अब रुकना नहीं है, क्लास के अंदर कंटिन्यू सभी प्रश्नों का जवाब करने के बाद ही रुकेंगे। टोटल क्वेश्चन 50 हैं आपके। तो यहाँ पे दिया गया है, फिरोज शाह कोटला कहाँ पर स्थित है। फिरोज शाह कोटला जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो आपका सही जवाब होना चाहिए दिल्ली, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से आपका सही जवाब दिल्ली। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये धौलपुर आपको दिख रहा है ना, धौलपुर में याद रखना एक है आपका कानपुर महल। क्या है, कानपुर महल। अब कानपुर महल अगर पूछ देगा तो कानपुर मत लगा देना, कहाँ पर है ये, धौलपुर में है। धौलपुर कहाँ पड़ता है, तो ये आपका RJ मतलब कि राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो ये देखो आप याद रखेंगे ना, ऐसा तो नहीं कोई भूल जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपका एक अभी मौसम टावर लगा है, सबसे ऊंचा मौसम टावर लगा है भारत में, वो कहाँ पर लगा है, तो मौसम टावर आपका भोपाल में लगा है। तो ये देखो आपका करंट का है, मौसम टावर जो है वो कहाँ लगा है, तो वो आपका भोपाल में लगा है। तो ये देखो मौसम टावर याद रखना। और देखो भोपाल में एक और है, क्या है, मैंने उस दिन बताया था भारत भवन। क्या बताया था, भारत भवन जो है ये भी आपका भोपाल में है। देखो मौसम टावर और भारत भवन भोपाल, आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कल देखो 5 जून था ना, कल 5 जून था। कल क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस था। कल क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस था। तो ये तो आप सभी को पता होगा कल, आज 6 जून है, कल 5 जून थी, तो 5 जून का आपको पता हो गया ना। अब देखो यहाँ पे आपसे मैं और भी प्रश्न पूछने वाला हूं, पहले तो इस प्रश्न का जवाब करिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब तो आपका 8 मार्च हो जाएगा, जो कि ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। देखो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस सॉरी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये आप देखो याद रखना है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आप चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। देखो मेरा पेन नहीं है, और पेन नहीं ना होने की वजह से थोड़ा दिक्कत होती है लिखने में, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर लिखने में कोई गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। देखो यहाँ पे दिया गया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश से संबंधित है। तो देखो मोसाद आपकी है, और सेंट्रल ब्यूरो है, ये आपकी CBI, इसे क्या बोलोगे, इसे बोलोगे CBI। देखो मैं पहले ही आपको बताते बताते बोल गया, तो आप तुरंत बता देंगे भैया भारत से। और देखो इजराइल की कौन सी है, इजराइल की जो वो है ना, उसे क्या बोलते हैं, मोसाद बोलते हैं ना, मोसाद। तो देखो मोसाद, ठीक है, मोसाद, ये भी आप याद रखना, पूछ लिया जाता है। ये मोसाद जो है ये इजराइल से संबंधित है। CBI आपकी हो गई, और इंटेलिजेंट ब्यूरो IB हो गई, और CBI IB और रॉ जो है ये आपके भारतीय हैं, और इन भारतीय एजेंसियां हैं, इनसे संबंधित याद रखना। देखो यहाँ पे दिया गया है,
38वीं समांतर रेखा अलग करती है। 38वीं जो समांतर रेखा है ये किन किन देशों को अलग करती है? तो ये याद रखना, जो 38वीं है ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से आपका सही जवाब। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही जवाब दिया भी होगा। देखो यूएस और कनाडा को कौन सी सीमा रेखा जो है समांतर रेखा अलग करती है, तो वो देखना, याद रखना 49 हो जाएगी। 49वीं जो है 49वीं जो समांतर रेखा है वो यूएसए और कनाडा को अलग करती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आपकी डूरेंट रेखा अलग करती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है कि टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की? टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो टीबी बैक्टीरिया जो है इसकी खोज किसने की? तो आप क्या बताएंगे? रॉबर्ट कोच। क्या बताएंगे? डॉक्टर रॉबर्ट कोच। ऑप्शन ए लगा देंगे बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि वेंटिंग से संबंधित पूछ ले, तो वेंटिंग से संबंधित मैंने आपको कल भी बताया था और एक बार फिर देख लो। इंसुलिन की खोज की थी। किसकी? इंसुलिन की। देखो यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही ना, तो मैं बताता हूँ। इंसुलिन जो है ये मधुमेह में काम आता है। मधुमेह मतलब अगर किसी को शुगर हो जाता है ना तो इंसुलिन लगाया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे ना। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो आप बताइएगा। इसने क्या किया था? चेचक के टीके की खोज की थी। किसके? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और वेंटिंग ने इंसुलिन की और रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरियम की खोज की थी। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? तो देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप इसे नोट करिएगा, ये आप याद रखना। और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ऑप्शन ए। और देखो पुरुष प्रीमियम लीग जो अभी हुई थी, आईपीएल जो हुआ था, उसमें कौन जीता था? उसमें आपका क्या हैदराबाद या फिर कोलकाता, कौन जीता था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे देखो महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जो है वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये इसने हराया किसे था? उप विजेता कौन रही थी टीम? तो वो थी दिल्ली कैपिटल। कौन थी? दिल्ली कैपिटल जो थी वो उप विजेता थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, कौन सा राज्य भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का घर होगा? कौन सा राज्य है भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का घर होगा? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? मणिपुर, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से लगा देंगे, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं आपको बताऊं, मुझे कल एक स्वाति दीदी ने मैसेज किया था कि आप भाई आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं क्या यही आएंगे या इससे भी कुछ अलग आएगा? तो मैं आपको बता दूं दीदी, देखो ये जो हमारा जीके जीएस है ना, जीके जो है ये समुद्र होता है, ये समुद्र होता है। कहाँ से क्या पूछा जाएगा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आएंगे, हमें ये पता है कि आईपीएल से क्वेश्चन आएंगे, हमें ये पता है कि हमारे विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें ये पता है कि हमारे रेलवे से क्वेश्चन पूछे, जो हमारे क्वेश्चन प्रीवियस पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटिव पूछे जाएंगे। तो बस उस आधार पर हम लोग क्वेश्चनों को करते रहते हैं। तो प्रैक्टिस में रहेगा तो हम यही कोशिश कर सकते हैं कि 50 में से 4500 हमारे हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया है, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल किस घटक पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? आप बिल्कुल सही जवाब लगाइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए दोस्त, क्या? घनत्व। क्या होना चाहिए? घनत्व, जो कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, लेंस की अवधारणा क्षमता का मापक क्या है? लेंस की अवधारणा क्षमता का मापन क्या है? तो देखो लेंस की जो अवधारणा क्षमता होती है उसका जो मापन होता है वो होता है डायोप्टर। ऑप्शन बी में दिया गया है ना डायोप्टर, तो याद रखना। और देखो यहाँ पे जो आपको डेसिबल दिख रहा है, डेसिबल, ये किसकी मतलब क्या, किसे कैसे बताऊँ, पूछूँ मैं क्वेश्चन को। ये जो डेसिबल है ये इसे बोला जाता है कि ध्वनि की जो तीव्रता को नापते हैं ना वो डेसिबल में नापते हैं। तो याद रखना, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में और लेंस की अवधारण क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं। तो यहाँ से आपका देखो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, नेहरू गोल्ड कप संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप जो है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्त?
हॉकी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हॉकी होना चाहिए। अब देखो यहाँ से और प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। देखो आपकी क्रिकेट से एक ट्रॉफी ज़्यादातर पूछी जाती है, क्योंकि भारतीय ट्रॉफी होती हैं ये, हमारे घरेलू जो ट्रॉफियाँ दी जाती है। तो आप याद रखना दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, और देखो एक संतोष ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से हो जाएगी। और देखो हॉकी से एक और पूछी जाती है जो आरआरबी में कई बार पूछी जा चुकी है, आगा खां कप किससे संबंधित है? हॉकी से। और नेहरू गोल्ड हॉकी से। तो ये आप ऐसे याद रखना। देखो हमारे जो जब देश आज़ाद हुआ था तो आगा खां भी थे और नेहरू जी भी थे। तो हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। तो हॉकी से याद रखना, कभी भी आगा खां या नेहरू गोल्ड जैसे ही सामने आएंगे ना, आपको याद आ जाएगा कि ये तो हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो ये हॉकी से संबंधित होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लगा देना। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि विशेष खिलाड़ियों को खिलाड़ी के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे आप इस प्रश्न का सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए 1942। 1942 किसने किया था? रास बिहारी बोस जी ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस जी ने किया था। तो ये भी आप याद रखें। देखो 1939 में क्या किया गया था? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो ये तो आप याद रखेंगे। 1943 में जो है किसकी स्थापना की गई थी? तो 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे ना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। और मैं यहाँ पे बताऊँ इसको किसने किया था? तो इस आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, और फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो रास बिहारी बोस जी ने किया था। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाइडे स्पेस का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, और इसका सही जवाब करना। देखो अगर दिल टूट जाएगा इसका, आपने किसी ने भी गलत जवाब कर दिया, क्योंकि ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हाइडे स्पेस का युद्ध, या फिर इसे बोल सकते हो कि झेलम की लड़ाई, झेलम नदी पे हुआ था ना, तो झेलम की लड़ाई या हाइडे स्पेस का जो युद्ध है ये हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगाएंगे बिल्कुल सही जवाब। और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच में भी युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर इसे पराजित कर दिया था। तो ऐसे आप याद रखना। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन किस देश में होगा? अभी तो हमारे 2024 के हो रहे हैं ना। देखो जो ओलंपिक खेल हैं कितने वर्षों के अंतराल पे होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। ये तो सभी को पता होगा भाई, ओलंपिक खेल हमारे 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। जब 28 का पूछा है तो मतलब 24 में हो रहे हैं। अब 24 में हो रहे हैं तो कहाँ हो रहे हैं? तो पहले हम प्रश्न का जवाब करेंगे। तो प्रश्न का जवाब हमारा हो जाएगा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब ऑप्शन बी अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही जवाब। अब देखो यहाँ पे 2024 के जो हैं वो पेरिस में हो रहे हैं। कहाँ पर हो रहे हैं? पेरिस, मतलब फ्रांस याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे ना, फ्रांस में हो रहे हैं। तो ये देखो याद रखना, ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे। कितना? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे। तो ये भी आप याद रखना, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और यहाँ पे जो 2028 के होंगे वो अमेरिका में होंगे। और इस तरीके से याद रखना। और देखो जो हमारे इससे पहले हुए होंगे, तो 24 से पहले 20 में कहाँ हुआ? तो टोक्यो में। कहाँ हुआ? टोक्यो में। तो 2020 में टोक्यो। देखो 2020, 2024, 2028 मैंने यहाँ पे आपको तीनों बता दिए। इससे बाहर क्या पूछेगा भाई? तो चलते हैं। और हमारा तो वैसे भी 10वीं लेवल का पेपर होगा भाई, कांस्टेबल वाले भैया जितने भी मेरे 10वीं लेवल का पेपर है, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा? देखो यहाँ पे दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल का उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे? प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो आप याद रखना, पत्थर के बनाए जाते थे। किसके? पत्थर के बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसका लिखित वर्णन ना हो, जिसका कोई लिखित वर्णन आपको सबूत ना मिले, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ऐसे आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव ने कृषि का आविष्कार किस युग में किया था? मानव ने कृषि का जो आविष्कार है वो किस युग में किया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो ये आपके लिए थोड़ा फंसाने वाला क्वेश्चन है ना, एसआई वाले मेरे भाई लोगों, आप तो आंसर करिएगा इसका कि मानव ने सर्वप्रथम कृषि का जो आविष्कार है वो किस युग में किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? नवपाषाण काल। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही जवाब। तीन में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
नवपाषाण काल। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको तीनों बताया, और साथ में याद रखना कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी को डिटेल में क्लास चाहिए ना तो आप मुझे टॉपिक वाइज बोल दिया करो, मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा डिटेल में क्लास, मतलब एक टॉपिक को पकड़ के पूरा जितना हो सकता है क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे सब करवा दिया करूँगा। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आप तुरंत सही जवाब लगाना, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। और स्थापना कब की थी, तो ये भी याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 12 जून 1905 में की गई थी। कब की गई थी, 12 जून 1905 में की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे ना, कहाँ पर की गई थी, हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो याद रखना ये महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर, महाराष्ट्र में की गई थी। तो ये भी देखो दोस्त याद रखना, ठीक है, भूल मत जाना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इनका तो एक तो नाम ऐसा है यार, मैं ले नहीं पाता हूँ, ये कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस जो भी है, ठीक है, ऑप्शन सी है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा को पास किया था, जिन्होंने सिविल सेवा को पास किया था। तो याद रखना सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। उन्होंने, ये पहले शख्स थे इस देश में जिन्होंने पहली बार भारतीय सिविल सेवा का एग्जाम पास किया था। और कब किया था, 1864 में किया था। कब किया था, 1864 में किया था। सोचो ये लोग, जब हम गुलाम थे, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, उस टाइम इन्होंने सिविल सेवा का एग्जाम निकाल दिया था। आज तो हमारे पास सारी फैसिलिटी हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। बस क्या है ना, हम इतना बड़ा सोचते नहीं है, जिस दिन सोचने लग जाएंगे उस दिन हम कर भी ले जाएंगे, इस चीज़ को याद रखना। देखो अब मैं 1 मिनट लूँगा, पहले तो ये कहूँगा सबसे कि एक बार क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अब मैं आपको यहाँ पे एक लाइन बताऊँगा दोस्त, कि जिस चीज़ को हमारा मन सोच सकता है उसे किया जा सकता है, ध्यान रखना। जिसे हम सोच सकते हैं उसे कर सकते हैं। और देखो ये हुआ कैसे, नई नई चीज़ों का आविष्कार कैसे होता है, उसे सोचा है किसी ने, जब सोचा है तो उसे मूर्त रूप दिया गया है। और मूर्त रूप आप तभी दे सकते हैं जब उसे आप गहन सोचेंगे उसके बारे में। अब ऐसा नहीं सारे दिन पड़े रहेंगे और हम सोचते रहेंगे कि अरे हम IPS बन गए, हम ये नहीं, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम तभी उसको मूर्त रूप दे पाएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना। और दोस्त यहाँ पे देखो पूछा गया है कि दीन ए इलाही स्वीकार करने वालों में एक हिंदू कौन था, तो वो भाई था बीरबल। कौन था, बीरबल। तो ऐसे आप बीरबल को याद रखोगे ना। बीरबल का बचपन का नाम आपसे पूछा जा सकता है, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, तो आप तुरंत बताएंगे महेश दास था। क्या था भैया, महेश दास था। देखो महेश दास, तो महेश दास याद रखेंगे, बीरबल का वास्तविक नाम था। और दूसरा, ये पहला इंसान था दीन ए इलाही जिसने स्वीकार किया था। और ये धर्म किसने चलाया था, तो ये अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था, अकबर ने। नरेंद्रनाथ दत्त जो है ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम था। तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, खैबर दर्रा। देखो अगर नहीं हमें याद रहता ना, ट्रिक से याद करेंगे। खैबर आपको ऐसा लग रहा है ना कि खां मतलब कुछ फील आ रहा है ना, खां, तो खैबर जो है ये पाकिस्तान में होगा। ये थोड़ा इस शब्द को आप सोच सकते हैं ये किस टाइप का लग रहा है, तो ये कहाँ पर होगा, पाकिस्तान में। वो मैंने इसे ऐसे याद करा है, आप इसे कैसे याद करेंगे मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ खैबर दर्रा जो है पाकिस्तान में है आपका। और यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा है, रोहतांग दर्रा है। देखो रोहतांग दर्रा जो आपका है वो कहाँ पर है, तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे देखो उत्तराखंड में दे रखा है, तो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है, तो आपका नीति दर्रा हो जाएगा। मैंने उस दिन आपको बताया था कौन सा, नीति दर्रा पूछा था मैंने, प्रश्न ही पूछा था नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो आप तुरंत बताएंगे भैया वो तो यार सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो देखो कितनी अच्छी बात है, आप लोग एकदम से कितना एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है, चीज़ों को याद रखने लगे हैं ना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, तो फटाफट करेंगे, अब ज़्यादा समय नहीं बचा, फ़ोन मेरा बंद हो जाएगा किसी भी टाइम, क्योंकि इससे ज़्यादा ये 40-45 मिनट से ज़्यादा की क्लास रिकॉर्ड नहीं कर सकता और 35 मिनट की हो गई। तो हम तुरंत बताएंगे सुमन कुमारी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। और चलते हैं दोस्त
देखो करंट के क्वेश्चन है, क्लास को छोड़ के बीच में कोई मत भागना। और यहाँ पे दिया है भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन साहा स्टेडियम रखा गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आप बताएंगे सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, तो ये भी याद रखना हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पे कर दिया गया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये हमारा कानपुर में है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टेडियम था जिसका नाम बदल के कर दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये कहाँ पर, ये गुजरात में था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेड डाटा बुक किसके लिए प्रसिद्ध है। रेड डाटा बुक जो है ये संकटग्रस्त पशु और पौधों के लिए है, ठीक है, मतलब कि जो विलुप्त नहीं होती, विलुप्त होने की कगार पे होती है, उन्हें रेड डाटा बुक में शामिल कर दिया जाता है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सोडियम को किस में रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सोडियम को आप क्या बताएंगे, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ऑप्शन सी लगा देंगे बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है। देखो इसका बिल्कुल सही जवाब करना दोस्त, कोई भी भटक मत जाना। दूध का पीएच मान जो है वो यहाँ पे 6.6 हम लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समुद्री जल का जो होता है, समुद्री जल का होता है 8.4 होता है। और देखो 7.4 किसका होता है पीएच मान, तो ये होता है आपके रक्त का, जो खून होता है ना, इसका पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है 6.5 होता है। लार का, जो लार होती है ना, लार का पीएच मान 6.5 होता है। और जो मूत्र होता है, पेशाब होती है, उसका जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। तो इस तरीके से आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर का हिंदी में नाम होगा, कंप्यूटर का हिंदी में नाम होगा, कंप्यूटर का हिंदी में संगणक होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, तो ऑप्शन ए लगा देंगे। और देखो साइकिल का पूछा जाएगा तो द्विचक्र वाहिनी, द्विचक्र वाहिनी ये आपकी साइकिल का नाम हो जाएगा। लोहपत गामिनी ये किसका, ये रेल का नाम हो जाएगा। लोहपत गामिनी का मतलब क्या होता है, लोहे के पथ पर चलने वाली, गामिनी मतलब गमन करते हैं ना, चलते हैं घूमते फिरते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, लोहपत गामिनी, लोहे के पथ पर चलने वाली मतलब कि रेलगाड़ी। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पंडित लक्षु महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, पंडित लक्षु महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। और भी मैंने एक और बताया था, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, सुमन कुमारी, बताया था ना, नोट कर लेना दोस्त। और मैंने ये भी बताया था कि रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं इस तरीके के। अब यहाँ पे आप पंडित लक्षु महाराज जो हैं ये कथक से संबंधित है, पहले तो ये याद रखना, कथक से, कथक कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यूपी, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब बताइएगा लक्षु महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो पंडित राजेंद्र नंगानी, ठीक है, हेमा मालिनी और सायरा बानो, इन तीनों को किया जाएगा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं ABC तीनों हो जाएंगे हमारे सही जवाब। तो इस तरीके से आप याद रखना। और ये देखो 31 अगस्त 2014 को बटेगा, कब, 31 अगस्त 2014 को, सॉरी 2024 को, मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, कभी कभी गलत हो जाता है मुझसे, ठीक है, 2024 को बटेगा, ठीक है, अगस्त में बटेगा ना। हमारा पेपर भी RPF का लगभग अगस्त के आसपास होगा, ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, जो जिसे हम बोल सकते हैं क्या, WFI, क्या बोलते हैं, WFI। तो यहाँ पे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। देखो ये करंट का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप क्या बताएंगे, नरसिंह यादव, नरसिंह यादव को किया गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह पंचम यादव आपका सही जवाब। 24 अप्रैल 2024 को ये किए गए थे, कब, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नोट कर लिया करो यार, 24 अप्रैल 2024 को ये नियुक्त किए गए थे। देखो अप्रैल मई जून 2 महीने हुए हैं ना, तो हो सकता है कि ये पेपर में अगस्त में पेपर होगा, पूछ लिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया है। तो हम क्या बताएंगे, ऊर्जा का जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। देखो यहाँ पे दे रखा है केल्विन, केल्विन किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये केल्विन जो है ये ताप का होता है, किसका होता है, ताप का होता है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक होता है, तो ये विद्युत धारा का होता है, किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, ठीक है, BD लिख दिया मैंने, याद रखना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और प्रश्न का सही जवाब जूल हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ।
काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और इसमें देखो कपास की खेती होती है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो कौन सी है? काली मिट्टी है। तो भाई ये याद है, कापस लिख दिया मैंने, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे देखो एरर हो गया, कपास, ठीक है, कपास के लिए जाना जाता है। तो कपास की जो खेती है वो काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? तो हुसैन सागर जो है वो यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब? तो हुसैन सागर यार क्या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी लगाना है ना। चलिए देखो, हाँ सही है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो दे रखा है लोनार हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र में। लोनार जो है, लोनार झील जो है ये आपकी महाराष्ट्र में है। उत्तराखंड में कौन सी है? उत्तराखंड में तो सारे ताल ही हैं, तो 7 ताल हो जाएगा आपका, 7 ताल हो जाएगा, और नैनीताल हो जाएगी, उत्तराखंड में हो जाएंगे। तो ये हुसैन सागर जो आपका है ये क्या हैदराबाद में है क्या? देखो यहाँ पे कुछ एरर हुआ ना, ये हैदराबाद में होगा, ठीक है। इस प्रश्न में कन्फ्यूजन है और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना कि इसका जवाब हैदराबादी होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, इसका जो जवाब है वो हैदराबादी होगा। और देखो यहाँ पे दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की? संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 25 मई। ये देखो इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। और 1 मई को आपका श्रम दिवस मनाया जाता है ना, ये तो सभी को पता होगा जितने भी दोस्त हैं। 15 मई को आपका परिवार दिवस मनाया जाता है, तो ये भी देखो याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई, परिवार की बात है तो 15 मई को मनाएंगे, परिवार 15 मई, तो ऐसे याद रखना, परिवार से 15 मई। अब देखो यहाँ पे आपका सही जवाब 25 मई हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की जो घोषणा है वो 25 मई को की है, तो 25 मई को मनाया जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है, रूस देश की राजधानी क्या है? देखो लास्ट क्वेश्चन है, रूस देश की राजधानी मॉस्को है। कीव किसकी है बताओ? यूक्रेन की। यूक्रेन पे रूस ने हमला किया था ना, तो ये तो आपको पता होगा, इसलिए हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के बारे में आपसे पूछ ले। अब देखो यहाँ पे दे रखा है आपको एथेंस। एथेंस किसकी है? तो ये यूनान की है। किसकी है? यूनान की जो राजधानी एथेंस हो जाएगी आपकी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मॉस्को है वो रूस की हो जाएगी, यूनान की आपकी एथेंस हो जाएगी, यूक्रेन की कीव हो जाएगी, ग्रेट ब्रिटेन की बताओ, ग्रेट ब्रिटेन की बताओ तो लंदन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इतने प्रश्नों को सही से तैयार करेंगे। और हुसैन सागर झील जो मैंने आपसे पूछा था कि हुसैन सागर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आपने क्या जवाब किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कि पेपर के अंदर हमसे यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप सभी प्रश्नों को एक बार नोट कर लेना। और मैं यही कहूँगा सभी दोस्तों को, मेरे दिल से यही दुआ है कि आप सभी सिलेक्ट हो जाएं। और आप भी एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर अवगत कराएंगे कि हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद।